मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। दोपहर के वक्त से ही आसमान में ऐसी काली घटाएं छाई है कि दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे के लिए दिल्ली एनसीआर में एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट जारी किया। हालांकि 60 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान, कड़कती बिजली और ओलावृष्टि को लेकर भी यहां पर अलर्ट जारी किया गया। मूसलाधार बारिश के चलते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। कड़कड़ाती धूप और उमस के बीच अचानक आसमान में काले भूरे बादलों का ऐसा पहरा बैठा कि देखते ही देखते राजधानी दिल्ली में दिन में ही अंधेरा छा गया। अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज धूल भरी आंधी के साथ मौसम तो सुहावना हुआ, लेकिन इसके साथ ही आफत की बारिश भी शुरू हो गई। तेज हवाओं के थपेड़ों की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई और चालकों को दिन में ही हेडलाइट्स जलानी पड़ी। दिल्ली वालों को आखिरकार गर्मी से राहत देने वाली बारिश मिल ही गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अक्षरधाम के पास और अब आप देखेंगे कि किस तरह तेज बारिश दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि धूल भरी आंधी, तेज बारिश और दिल्ली में रेड और ऑरेंज अलर्ट बारिश का दिया गया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में शनिवार शाम करीब 5:30 बजे स्मार्टफोन अचानक तेज आवाज के साथ बजने लगा। साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा। मैसेज में सरकारी विभाग द्वारा लोगों को उनके जनपद में बदलते मौसम को लेकर जरूरी जानकारी शेयर की गई। मोबाइल पर तेज आवाज में एक साउंड बजने लगा जो SOS साउंड है। इसकी टेस्टिंग 2 मई को ऑफिशियली तौर पर की गई थी। इसका नाम सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। मैसेज में साफ साफ लिखा है कि अगले 3 घंटों में आपके जनपद में कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। Gusting to 90 km with lightning and moderate to intense spell of rain and hail is very likely to occur at a few places over Aligarh, Bagpat, Bulandshahr, Gautam Budha Nagar, Ghaziabad, Hapur, Mathura, Meerut in next 3 hours. दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम के बीच राजस्थान में उठे इस रेतीले तूफान का सीधा असर है। यह सिर्फ धूल का गुबार नहीं है। तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो इस तूफान ने, इस भयानक गुबार ने पूरे शहर को ही अपनी आगोश में ले लिया हो। यह एक ऐसा मंजर है जो किसी को भी हैरान और डरा दे। रेत का यह ऐसा बवंडर है जिसने राजस्थान में भारी कोहराम मचा दिया है। लोगों को समझ में नहीं आया कि पलक झपकते ही कैसे दिन में रात हो गई। हालात ये भी थे कि सड़कों पर चल रहे लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स जलानी पड़ी। कुछ लोग तो खौफ के मारे अपने घरों में दुबक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रकृति का यह कैसा रूप है जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सबको डरा कर रख दिया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का यह मिजाज इस बात का गवाह है कि प्रकृति के आगे इंसानी इंतजाम कितने बौने साबित होते हैं। राजस्थान के रेतीले बवंडर से शुरू हुआ यह सिलसिला अब दिल्ली में मूसलाधार बारिश और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान में तब्दील हो गया। हालांकि इस बदलाव ने भीषण गर्मी और उमस से दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। जो तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता था वो इस वक्त करीब 32 डिग्री यानी 7 से 8 डिग्री नीचे गिरा तापमान। ऐसे में आम आदमी को राहत मिली है और 2 दिनों से लगातार मौसम जो विशेषज्ञ हैं उनका ये अनुमान भी था कि बारिश होगी, लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में एक आम आदमी को राहत भरी सांस है। साथ ही आपको बता दें एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी भारी गिरावट दर्ज की है। बीते कुछ दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अगर बात करें तो 300 के पार दर्ज किया जा रहा था। प्रशासन मुस्तैद है, एजेंसियां अलर्ट पर है और अब जिम्मेदारी जनता की है कि वे सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करें ताकि इस सुहाने मौसम का लुत्फ बिना किसी नुकसान के उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर।
अब बात नोएडा की करेंगे, जहां पर नोएडा में सेक्टर 168 की लोटस जिंग सोसाइटी में पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोग काफी परेशान हो गए। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग एक्सप्रेसवे और सर्विस लेन पर एकत्रित हो गए और जाम लगाने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि सोसाइटी के बिल्डर द्वारा पानी की समुचित आपूर्ति नहीं की जा रही है। सोसाइटी के अंदर लोग वाटर बूस्टर पंप खराब है, जिसके कारण ऊपरी मंजिल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि उनकी ओर से नियमित रूप से पानी की सप्लाई की जा रही है और समस्या सोसाइटी के आंतरिक सिस्टम में है। इस सोसाइटी में पिछले 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है, जीरो वाटर, और अगले 5 दिन तक का भी इंतजाम नहीं है। और ये मोटर जितनी है यहाँ पे जो पंप करती है ऊपर पानी, वो सारी मोटर ख़राब हो चुकी है। और जो पहले से पता था फिर भी उसको रिपेयर नहीं किया गया है। FM और जितने भी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो सारे फोन स्विच ऑफ करके भाग गए हैं। किसी को शिकायत दी थी इस बात को लेके पहले? हाँ, पुलिस में दे चुके हैं और पहले से चल रहा है 4-5 दिन से। नोएडा अथॉरिटी में कॉल कर चुके हैं और जो जल विभाग है यहाँ का नोएडा का, उसमें कर चुके हैं, उनके इंजीनियर से बात कर चुके हैं, बट ऐसा कुछ अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं। इंजीनियर ने कोई जवाब वगैरह? उन्होंने पता नहीं मुझे क्या जवाब दिया, बट पानी का सॉल्यूशन नहीं मिला। कहते हैं दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होती है। दोस्त दर्द बांटता है, मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, लेकिन खोड़ा में दोस्ती की कहानी ने ऐसा खौफनाक मोड़ लिया है कि सुनकर रूह कांप जाए। यहां एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गले नहीं लगाया, बल्कि मौत के हवाले कर दिया। जी हां, 17 साल का सूर्या बकरीद के दिन दोस्त के बुलावे पर गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा, सिर्फ उसकी लाश लौटी है। परिजनों का आरोप है कि उसे बुलाकर चाकुओं से गोद डाला गया। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस से मैं क्या कहूँ, पुलिस तो कुछ करती नहीं है। मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे खून के बदले खून चाहिए। सूर्या चौहान का मर्डर, दोस्त बने किलर। बकरीद के दिन बुलाकर बेरहमी से कत्ल। चाकू से ताबड़तोड़ वार, हत्या से हाहाकार। फरहान आसिफ नवाब गिरफ्तार, असद फरार। इंसाफ मांगे परिवार, एनकाउंटर ही हिसाब। दोस्ती की किताब में भरोसा लिखा जाता है, लेकिन गाजियाबाद के खोड़ा में उसी किताब का एक पन्ना खून से रंग गया। जिस नाम को सूर्या अपना दोस्त कहता था, आज उसी नाम पर उसकी हत्या का आरोप है। से किसी लेडीज का फोन गया था कि आपके भाई लड़के को चाकू मार दिया है। मैंने किसने मारा कि हमें नहीं पता, मोमडन के किसी लड़के ने मारा है। मुझे तो पता भी नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हादसा हुआ रहा था। जिस घर में कभी सूर्या की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ सिर्फ चीखें और सिसकियां सुनाई दे रही है। माँ बार बार अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर पूछ रही है, मेरा सूर्या आखिर किस कसूर का सजा भुगत गया। माँ कहती है कि बेटे से पूछा गया था, क्या तुमने कुर्बानी होते हुए देखी है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अगले ही पल उसका अपना बेटा दरिंदगी का शिकार बनने वाला है। माँ ने कहा, जिसने मेरे लाल को मारा है उसे भी मारा जाए। मेरा धोखे से बुलाया गया था, ठीक है, जिसने असद नाम के लड़के ने बुलाया था फोन करके घर से, ताकि आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा कि तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बेटा बोला मैंने नहीं देखा, ठीक है। सो उसके पेट में चाकू भोंक दिया। मैं 7 बजे मेरे बेटे का मुंह देखा था, उसके बाद 8 दिन तक मेरे बेटे को अभी तक मुझे मुंह नहीं देखने को मिला है। ऐसी समझ, मुझे सारे इंसाफ चाहिए, खून के बदले खून चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परिजनों के मुताबिक मुख्य आरोपी असद ने सूर्या को अपने घर बुलाया था। वहां पहुंचने के बाद कथित तौर पर पहले बातचीत हुई, फिर बहस, और देखते ही देखते विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि चाकू से कई वार किए गए। जान बचाने के लिए सूर्या दौड़ता रहा, लेकिन मौत उससे ज्यादा तेज निकली। कुछ ही देर में परिवार का इकलौता सहारा हमेशा के लिए खामोश हो गया।
मैम हमें फ़ोन करके बुलाया था ईद वाले दिन, मेरे को और आयुष को और एक बार सूर्या को। हम तीनों को बुलाने के बाद वो सब ये पूछते हैं कि तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? हमने बोला नहीं। फिर उसके बाद सूर्या को बोले आज मैं तुझे दिखाऊंगा। सूर्या को आगे लेके गया था, केला असद नाम का लड़का और फरहान आतिफ नाम के लड़के थे, और उन्होंने चाकू मार के भाग गए। वो भाग गए, वहाँ छोड़कर भाग गए। हाँ। कुछ बहस हुई, कुछ हुआ, क्या हुआ? पहले बहस हुई थी, पहले उनकी गाली गलौज हुई थी। तो पहले से जानते थे, पहले दोस्ती थी, कभी फिर झगड़ा? ऐसे चलते फिरते मिल गए तो बात हो जाती थी, वरना वैसे कोई दोस्ती वैसे कुछ नहीं था। बहन की आंखों में भाई की यादें हैं और होठों पर सिर्फ एक सवाल, मेरा भाई वापस कौन लाएगा? हमें बस इतना जानना है, जैसे मेरे भाई को हमारे बीच से छीन लिया गया है, वैसे असद को भी फुल एनकाउंटर के साथ हमारे सामने लाया जाए। हमें तो देखना है, डेड बॉडी देखनी है। पुलिस ने इस मामले में फरहान, आसिफ और नवाब को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी असद की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में पुराने विवाद और बाइक को लेकर हुए झगड़े की बात सामने आई है कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। सर कुर्बानी का नाम आ रहा है, कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था, कितना सत्यता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं, उसके भी प्रमाण हमारे पास हैं। सर टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? 5 लोगों को नामजद किया गया है और सबकी संलिप्तता की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। नाबालिग है क्या? सर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके क्या रोल हैं? देखिए, अभी तो आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की गई है, अपना देखा जा रहा है। अभी पूछताछ का ये विषय है कि किसका क्या रोल है, और जैसे ही बाकी 2 लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कंप्लीट करेगी। मुख्य आरोपी बालिग है, नाबालिग? अभी टीमें लगी हुई हैं, 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। क्योंकि चाकू उसके पास था, क्या पहले से प्री प्लानिंग थी ये पूरी? नहीं, ये जैसा मैंने बताया ये पहले से परिचित में थे और इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है जिसने चाकू दिया था, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सर ये आरोपी नाबालिग है या बालिग है? वेपन बरामद हुआ है सर? वेपन अभी बरामद नहीं हुआ। सर प्री प्लानिंग थी या नहीं थी, इतना बता? नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं, ये एक तरीके से आवेश में आके इस तरह की घटना हुई है। ये लोग पहले से पूर्व परिचित भी है, जैसा कि मैंने बताया है। सर आरोपी बालिग है या नाबालिग? आरोपी जो है उसकी एज आधार कार्ड के हिसाब से अभी 18 वर्ष से कम है। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल उस माँ का है जो बेटे की किताबों को देखकर रो रही है, उस बहन का है जिसकी राखी अब हमेशा अधूरी रहेगी, और उस परिवार का जिसके सपनों का सूरज 17 साल की उम्र में ही डूब गया। अब पूरे परिवार की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि सूर्या तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके अपनों को इंतजार है इंसाफ का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।